चलिए तो आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और ये वीडियो शुरू हो रही है प्रश्न नंबर जो है कि 11 से हम लोग शुरू करने वाले हैं। और प्रश्न नंबर 11 से लेकर के जो है कि 15 तक के प्रश्नों का सलूशन जो है कि इस वीडियो में हम लोग करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम लोग समझते चलेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 11 को शुरू करने से पहले जो है यहाँ पर कुछ नोट आपका दिया गया है, इसको थोड़ा आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इस तरह के भी प्रश्न आपके आएंगे और इस तरह से प्रश्न आएंगे तो ये आपका काम करेगा। ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, यदि आते हैं तो इस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला चीज़ क्या है, देखिए नोट में आपका पहला दिया गया कि दिया गया वृत्त, यानी कि कोई भी वृत्त यदि दिया है तो वास्तविक कब होगा, काल्पनिक कब होगा और जो है कि वृत्त जो है कि बिंदु के आकार का कब होगा। यदि मान लीजिए कोई भी जो है कि वृत्त का समीकरण आपका दे दिया गया है और वृत्त का समीकरण दिया गया है और ये पूछा जाए कि ये बताइए ये वृत्त जो है आपका काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा या कोई वृत्त आपका नहीं होगा या वृत्त बिंदु के आकार का होगा, तो किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। तो वृत्त का समीकरण यहाँ पर सामान्य समीकरण x² + y² + 2gx प्लस जो है कि 2fy का फॉर्म में आपका होता है। ठीक है, ये तो सामान्य वृत्त का समीकरण यहाँ पे रखा ही गया है। तो कह रहा है कि इसी तरह से यदि वृत्त का समीकरण आपको दिया गया हो और ये पूछा जाए कि वृत्त वास्तविक है कि वृत्त बिंदु के आकार का होगा कि वृत्त जो है काल्पनिक होगा, ठीक ना, या कोई वृत्त आपका नहीं होगा, तो इस कंडीशन में करेंगे क्या कि जो ये आपका वृत्त का समीकरण दिया गया है, ये जो आपका वृत्त का समीकरण यहाँ पे मौजूद है, इस वृत्त के समीकरण से हम लोग g, f और c का मान हम लोग निकालेंगे। कोई भी वृत्त का समीकरण यदि दिया हो इसके फॉर्म में, यानी कि इसके फॉर्म में यदि वृत्त का समीकरण दिया गया हो तो उससे हम लोग क्या करेंगे कि g, f और c का जो है कि हम लोग मान निकालेंगे। और किस तरह से मान निकाला जाता है हम लोग ये सब चीज़ें पढ़े हैं। मान निकालने के बाद यदि g² + f² - c करके यदि मान निकालते हैं उसका, तो यदि आपका जो मान फाइंड होता है यदि 0 से बड़ा होता है तो उस कंडीशन में आपका जो वृत्त है वो वास्तविक होगा, यानी कि वास्तव में वो वृत्त बनेगा, या त्रिज्या वास्तविक होगी, यानी कि त्रिज्या वास्तव में उसकी कुछ न कुछ त्रिज्या होगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन यह है कि यदि g² + f² और -c का जो वैल्यू है यदि 0 आ जाता है तो उस समय जो है बिंदु के आकार का होगा। बिंदु के आकार का मतलब होने का मतलब यह हुआ कि r = यदि 0, यानी कि त्रिज्या का वैल्यू जो है 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में जो है कि वृत्त जो बनता है बिल्कुल पॉइंट यानी कि बिंदु के आकार का बनता है, क्योंकि जब भी वृत्त बिंदु के आकार का बनता है तो उसमें त्रिज्या आपकी 0 होती है। तो ये जो है इस कंडीशन में वृत्त जो है बिंदु के आकार का आपका बनेगा। तो कह रहे यदि g² + f² - c को सॉल्व करते हैं, यदि वो 0 के बराबर आ जाता है, यदि 0 वैल्यू उसका आ जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो वृत्त है वो बिंदु के आकार का आपका होगा। अब बताइए कोई डाउट तो नहीं हो रहा है आपको। अगला स्टेप क्या है देखिए, तीसरा स्टेप यह है कि कोई वृत्त नहीं होगा, यानी कि वृत्त आपका बनेगा ही नहीं। किस कंडीशन में वृत्त नहीं बनेगा, करेंगे यदि आपका जो वैल्यू है g² + f² - c का जो मान यदि 0 से छोटा आता है। 0 से छोटा कब आएगा, यदि आपका निगेटिव में मान आने लगेगा तो, यानी कि -3, -2, -5 यदि त्रिज्या करके आने लगी तो उस कंडीशन में आपका कोई भी वृत्त नहीं होगा, यानी कि वहाँ पे आपका होगा काल्पनिक वृत्त। क्या होगा, काल्पनिक वृत्त या कल्पित वृत्त भी उसको बोला जाता है। तो ये कंडीशन आपकी रही वृत्त की, यानी कि वास्तविक होगा या बिंदु के आकार का होगा या कोई वृत्त नहीं होगा या काल्पनिक होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें रही। दूसरी पॉइंट ये है आपकी कि यदि दिया गया वृत्त का समीकरण इस तरह इसके फॉर्म में हो तो यदि कोई बिंदु दिया गया है और वो बिंदु पूछा जाए कि क्या ये बिंदु जो है वृत्त में स्थित है या वृत्त के बाहर होगा। देखिए, वृत्त के बाहर होगा, वृत्त पर होगा या वृत्त के भीतर होगा। 3 कंडीशन आपका दिया गया है, 3 कंडीशन आपका दिया गया यहाँ पे। करें यदि मान लो कोई भी वृत्त है, ठीक है, ये आपका वृत्त है और इस वृत्त का कोई पॉइंट आपका दे दिया, पॉइंट आपका जो देगा ये होगा। अब ये कहेगा कि ये बताइए जो आपका वृत्त का ये जो पॉइंट आपका दिया गया क्या ये वृत्त के अंदर होगा पॉइंट, या वृत्त के अंदर होगा या वृत्त के बाहर होगा या वृत्त पर आपका ये पॉइंट इस तरह से होगा। तो 3 कंडीशन आपकी बनेगी। तो किस कंडीशन में जो है कि जो आपका ये बिंदु दिया गया है, इसी सवाल पे जो है प्रश्न नंबर 11 है। तो प्रश्न नंबर 11 जो है इसी सवाल पे है। तो प्रश्न नंबर 11 को खुद सॉल्व किया है कि बुक में आपके सॉल्व कर दिया है संकेत में, तो वो तरीका आपका जो है बुक में दिया है तो उस तरह से आप कर लेंगे त्रिज्या द्वारा। और ये जो आपका फार्मूला है इस फार्मूले से भी हम निकाल कर आपको बताएंगे क्या जो वृत्त आपका दिया गया है, वृत्त का जो बिंदु आपका दिया गया क्या वो जो बिंदु है वृत्त के बाहर होगा या वृत्त पर होगा या वृत्त के अंदर होगा। 3 कंडीशन आपकी बनेगी। तो यानी कि इसी पॉइंट को हम लोग को जांचना है, इसी पॉइंट को हम लोग जांचना है कि क्या ये जो बिंदु दिया गया है, ये जो आपका वृत्त का समीकरण है, ये जो बिंदु है वृत्त के अंदर है बिंदु या वृत्त के बाहर बिंदु है या वृत्त की परिधि पर आपका बिंदु है। 3 कंडीशन आपकी बनेगी। देखिए
वृत्त के बाहर होगा किस कंडीशन में? यदि ये जो पॉइंट है, जो भी आपका बिंदु को देखना है कि ये बिंदु जो है वृत्त पर है या वृत्त के बाहर है, उस बिंदु को हम लोग इस वृत्त के समीकरण में रखेंगे एक्स वाई की जगह पर रखा गया है। अगर उसका वैल्यू जो है 0 से यदि बड़ा आता है, इसका वैल्यू जो है 0 से यदि बड़ा आता है, तो उस कंडीशन में जो आपका बिंदु है वृत्त के क्या होगा? बाहर होगा, ठीक ना। यदि बड़ा आता है 0 से, तब वो वृत्त के बाहर होगा। वृत्त पर किस कंडीशन में होगा? यदि उसका वैल्यू जो है, यदि c बराबर 0, यानी कि ये जो आपका फॉर्म निकल रहा है, यानी कि इस सूत्र में हम लोग रख करके, इस सूत्र में हम लोग बिंदु को रख करके यदि मान निकालते हैं और वो जो मान यदि 0 आ जाता है, तो उस कंडीशन में जो आपका ये पॉइंट है, ये जो आपका बिंदु दिया गया है, ये बिंदु जो है आपका वृत्त पर होगा। दूसरी कंडीशन आपकी हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि वृत्त के भीतर रहेगा। वृत्त के भीतर यानी कि ये जो पॉइंट है वृत्त के भीतर कब होगा? यदि इसका वैल्यू जो है, देखिए इसका जो वैल्यू है यदि 0 से छोटा आता है, यानी कि माइनस में इसका मान आने लगता है, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि जो ये आपका पॉइंट दिया गया है, ये वृत्त के क्या होगा? अंदर आपका होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपका जो है कि दिया गया है। वृत्त के भीतर रहेगा, वृत्त पर होगा और वृत्त के बाहर होगा जो भी आपका बिंदु दिया रहेगा वो, ठीक ना। तो इसी के साथ हम लोग जो है कि इतना चीज़ हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर जो है कि 11 की तरफ बढ़ते हैं। इसी पे सेम आपका प्रश्न नंबर 11 है। तो हम लोग का जो भी पॉइंट है, इस पॉइंट को रख करके इस वृत्त के समीकरण में जांच करेंगे कि क्या इस तीनों कंडीशन में से कौन सा कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। उस पर जो है कि हम लोग सवाल आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको याद रखने के लिए। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो प्रश्न नंबर हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 11 क्या है, ध्यान दीजिए। यहीं पे मैं सॉल्व करा देता हूँ प्रश्न नंबर 11 को, ठीक है। प्रश्न नंबर किसको? 11 को। बहुत ही आसान सवाल है प्रश्न नंबर 11। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि दिखाइए कि बिंदु 1,1 वृत्त इतने के भीतर का कोई बिंदु है। यानी कह रहा है कि दिखाइएगा कि जो आपका बिंदु दिया गया, देखिए कह रहा है कि दिखाइएगा कि बिंदु जो है 1,1, इसके बाद दिया है वृत्त जो है आपका दिया गया है x², यानी कि x² प्लस y² माइनस 4x, और इसके बाद दिया है प्लस 6y, और इसके बाद है माइनस 12 = 0 के भीतर है, देखिए ये बहुत चीज़ आसान है, दिखाना है बस कि ये भीतर है कि नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि वृत्त का जो आपका मान है, ये जो पॉइंट है, इस बिंदु में हम लोग क्या करें, इस वृत्त के समीकरण में क्या करेंगे, रखेंगे। एक तो देखिए पहला चीज, एक तो आपका संकेत में दिया हुआ है, त्रिज्या से भी आप निकाल सकते हैं। पहले इस वृत्त से, यानी कि इस वृत्त को जो है कि इस व्यापक रूप से तुलना करके त्रिज्या निकाल लीजिए, ठीक है, और इसका पॉइंट निकाल लीजिए। तो त्रिज्या तो कुछ ना कुछ आएगी। आपका संकेत में जो दिया है उस तरह से भी आप कर सकते हैं। संकेत में ये किया है कि इससे जो है कि जी और एफ का मान निकाल लिया है तो वो केंद्र का काम कर देगा। सी का मान निकाल देंगे, इसके बाद त्रिज्या जो है कि उससे निकाल लेंगे। जी, एफ और सी से त्रिज्या हम लोग निकाल लेंगे, इस त्रिज्या से, और केंद्र हम लोग निकाल लेंगे। और ये जो आपका केंद्र फाइंड होगा इस समीकरण से, इस केंद्र से, और ये जो आपका बिंदु है इस बिंदु से, यानी दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे, यानी कि दूरी निकाल देंगे। और देखेंगे कि क्या ये जो आपकी त्रिज्या निकली है इस बिंदु से और इस बिंदु से जो आपका डिस्टेंस आ रहा है, यदि छोटा होगा, यानी इस डिस्टेंस से इसके और इसके बीच की दूरी छोटी होगी, तो वो जो है वृत्त के भीतर होगा, ठीक है। वृत्त के क्या होगा, भीतर होगा। तो जिस तरह से आपके बुक में देखिए, बुक में संकेत पूरा सॉल्व कर दिया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बुक में जो है संकेत जो दिया है पूरा ये सॉल्यूशन करके दिया है, तो वो तो आपका सॉल्यूशन किया ही है, तो मैं उस तरह से आपको नहीं कराने वाला क्योंकि वो खुद सॉल्यूशन आपको दे रखा है। तो मैं दूसरा नियम बता रहा हूँ। इस पर करना क्या है कि लिखेंगे कि बिंदु 1,1 को वृत्त के समीकरण में रखने पर, और चलिए रख करके हम लोग जांच कर लेंगे कि क्या ये जो है कि मान छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है। तो ये आपका x का मान हो जाएगा, किसका हो जाएगा, y का। तो रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इसके बाद हो जाएगा -4 × 1 प्लस 6 × 1 -12, ठीक है। अब देखते हैं क्या मान आता है, 1 + 1 और ये हो जाएगा -4 + 6 -12। तो देखिए 6 1 7, 7 1 क्या हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 12 4 कितना हो जाएगा आपका 16। तो ये हो जाएगा माइनस कितना हो गया आपका 8, माइनस हो जाएगा ये 8, ठीक है ना। लिखेंगे क्या, चूंकि लिखेंगे आपकी चूंकि
जो है कि चूंकि -8 स्मॉलर देन 0, चूंकि जो है कि -8 जो है 0 से क्या है, छोटा है। चूंकि -8 0 से क्या है, छोटा है, अतः बिंदु 1,1, देखिए जब 0 से छोटा आएगा, कहाँ गया भाई, 0 से जब छोटा आएगा, ये मान जो ये मान निकला हुआ है, ये जो मान निकला हुआ है 0 से जब छोटा आएगा, अतः यह बिंदु किसके है, वृत्त के भीतर। अतः बिंदु 1,1 वृत्त के भीतर है। वृत्त के क्या है, भीतर है। ये नहीं दिखाना था, यानी कि ये आपका हो गया, दिखाना था, तो ये आपका हो गया इति सिद्धम। इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। जो कि ये बहुत आपका जो है आसान सवाल है, बहुत क्या है, आसान सवाल है। जो आपके बुक में दिया है संकेत, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, या जो मैं ये तरीका बताया हूँ, ये आपको बहुत आसान तरीका लग रहा होगा, आसानी से आप हल कर सकते हैं कि वृत्त के बाहर कब होगा, वृत्त पर कब होगा, और वृत्त के भीतर कब होगा। तो दिखाना था कि ये वृत्त के भीतर है, तो चूंकि जो आपका बिंदु इतने को जो है कि वृत्त के समीकरण में रखा गया है, तो आपका -8 आया है, और -8 जब आया है तो ये 0 से छोटा है, अतः बिंदु इतना जो है वृत्त के क्या है, भीतर है। आपको तो समझ में आ गया होगा, ये बहुत सिंपल तरीका था, ठीक ना। तो इसको आप याद रखेंगे। ऊपर वाला यदि वास्तविक भी जांच करने के लिए आता है, तो ये जो आपका सूत्र है, इसी पे हम लोग जांच कर सकते हैं आसानी से। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ, और इन सारी चीज़ों को हम यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो प्रश्न नंबर हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 12 क्या है, कर है कि उस वृत्त का समीकरण निकालिए जो बिंदु जो है कि आपका 5,4 से होकर जाता है, और वृत्त का समीकरण दिया है। देखिए, बिंदु भी दिया है और वृत्त का समीकरण दिया है। तो चलिए पहले लिखेंगे कि बिंदु याद रखिएगा, बिंदु क्या क्या दिया है। देखिए, पहले तो मैं बिंदु को नोट कर देता हूँ। बिंदु क्या दिया है, देखिए बिंदु कह रहा है कि बिंदु आपका है 5,4, यानी कि जो वृत्त है इस बिंदु से होकर गुजरता है। तो जो वृत्त गुजर रहा है इस बिंदु से, उसका हम लोग केंद्र देखें कि जो वृत्त आपका गुजर रहा है उसका केंद्र क्या है। तो सबसे पहले दिया है क्या, देखिए दिया गया वृत्त क्या है, दिया गया वृत्त। देखते हैं भाई, वृत्त का दिया है, वृत्त का समीकरण आपका वृत्त दिया गया है x² + y², x² + y², इसके बाद है -8x - 12y, और इसके बाद है -8x - 12y + 15 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये जो है आपका वृत्त इतने के संकेंद्री आपका है। तो इससे पहले हम लोग निकालेंगे वृत्त का जो है कि हम लोग केंद्र निकालेंगे। वृत्त का केंद्र क्या है, तो वृत्त का केंद्र देखते हैं व्यापक रूप, व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण क्या है हम लोग का, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, से तुलना करने पर, ठीक है, से तुलना करने पर। तो तुलना जब यहाँ पर करेंगे तो देखिए 2g = आपका -8, तो यहाँ से g = हो जाएगा -8/2 = हो जाएगा -4। ठीक है, g का मान निकला। अगला 2f = हो जाएगा -12, तो यहाँ से f = हो जाएगा 12, -12 में कितना हो जाएगा 2, और यही = हो जाएगा -6, और यहाँ पर c का जो पॉइंट है आपका आया हुआ है 15। देखिए सब कुछ यहाँ पर निकल चुका है। g का मान आपका -4 और f का मान -6 और c का मान 15। तो केंद्र हम लोग निकाल रहे हैं इसका क्या निकालना है, केंद्र। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे केंद्र। प्रश्न से अब हम लोग लेंगे, प्रश्न से हम लोग वृत्त का केंद्र क्या आया है, वृत्त का केंद्र बराबर हो जाएगा -g और कामा -f हो जाएगा, यही बराबर। g का मान क्या है, -4 है, तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस पहले से मौजूद है। ये आपका 6 है, तो ये हो जाएगा 6, यानी 4,6 आपका हो गया। तो अब देखिए 2 पॉइंट आपका निकल गया। अब ये जो आपका वृत्त का केंद्र है किस बिंदु से गुजर रहा है, इससे आपका गुजर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अब वृत्त इतने से गुजरता है, यानी कि अब वृत्त जो है किससे गुजर रहा था, अब वृत्त
बिंदु 5,4 से गुजरता है, गुजरता है हो गया जी, गुजरता है, ठीक है, गुजरता है। तो देखिए यहाँ पर एक मैं सर्किल बना करके आपको समझा देता हूँ। देखिए ये आपका एक सर्किल है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट है और यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं ये P है। तो जो आपका ये P पॉइंट है ये आपका केंद्र का बिंदु, वृत्त का केंद्र है, जो कि आपका आया हुआ है 4,6 और जो वृत्त पर परिधि पर जो पॉइंट है आपका वो है 5, आपका 4 है। तो देखिए केंद्र यहाँ पर पता है, मान लेते हैं यह केंद्र आपका O है। तो केंद्र यहाँ पर अब पता चल गया, केंद्र तो पता चल गया। यदि इस वृत्त की यदि त्रिज्या हम लोग पता चल जाए तो आसानी से इस वृत्त का समीकरण हम लोग निकाल सकते हैं, इस वृत्त का समीकरण हम लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि ये जो आपका वृत्त का समीकरण, ये जो आपका वृत्त का समीकरण दिया था, तो जो वृत्त था या इस पॉइंट से होकर गुजर रहा था, लेकिन इसका केंद्र पता ही नहीं था। तो कह रहे वृत्त का समीकरण आपको निकालना था, एक वृत्त आपका दिया हुआ था, तो इसकी पहले त्रिज्या निकालनी। तो त्रिज्या बिंदु इतने तथा इतने के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो वो त्रिज्या का काम करेगा। किसका काम करेगा? त्रिज्या का। तो लिखेंगे त्रिज्या इजकल टू वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र क्या है 4,6 तथा बिंदु 5,4 के बीच की दूरी की क्या दूरी। चलिए तो डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो अंडर में आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा y2। सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1, तो x2 का मान रखेंगे 5 माइनस x1 का मान 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस y1 का मान है 6 का स्क्वायर इजकल टू, देखिए करनी में ये आपका घटेगा 5 का, यानी कि 5 में 4 घटा 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा प्लस ये -2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, अंडर में क्या हो जाएगा 5। यानी कि जो त्रिज्या का वैल्यू फाइंड हुआ है अंडर में क्या आ गया 5, यानी कि यहाँ पर a का मान हम लोग को पता चल गया, त्रिज्या पता चल गई, वृत्त का सेंटर पॉइंट भी पता है, वृत्त का केंद्र पता है। तो केंद्र तथा त्रिज्या जो है कि पता है तो वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। लिखेंगे वृत्त का केंद्र 4,6 तथा त्रिज्या कितनी है अंडर में 5 है, तो वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण हम लोग निकालेंगे। तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा x माइनस होता है h, x माइनस क्या होता है h होता है ना, x माइनस h। यहाँ पर देखिए केंद्र पता ही चल गया, त्रिज्या पता चल गई, तो आसानी से इससे निकाल सकते हो। अब ये x1 y1 का काम ना करके ये आपका h का काम करेगा और ये किसका काम करेगा a का, और ये त्रिज्या a की काम करेगी। तो x माइनस h, h का मान क्या है 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस के यानी कि 6 का स्क्वायर इजकल टू त्रिज्या का स्क्वायर अंडर में 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 दूनी का हो जाएगा 8x प्लस y का स्क्वायर प्लस 6 के 36 माइनस 6 दूनी का हो जाएगा 12y बराबर हो जाएगा क्या 5। तो यहाँ से हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 8x और ये हो जाएगा माइनस 12y। 36 और 16 कितना हो जाएगा, देखिए 6 6 12 को 2 हासिल 1 हुआ, 3 और 1 4 कितना हो जाएगा 5, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 5 इजकल टू 0। और यहाँ से हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा प्लस 47 इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 0। यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ चुका है, जो कि यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो है आपका वृत्त का क्या है समीकरण आपका है, ये आपका हो जाएगा क्या फाइनल आंसर। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग निकाले हैं। सबसे पहले जो है इस पॉइंट से ये जो आपका बिंदु था, इस बिंदु से जो है कि एक वृत्त गुजरता था, जो कि वृत्त का एक समीकरण ये आपका फाइंड किया गया था और कह रहा है कि वृत्त का समीकरण निकालिए, जो कि एक पहले से वृत्त आपका दिया गया है, ठीक ना। तो उसका सबसे पहले हम लोग केंद्र निकाल लेंगे और केंद्र निकालने के बाद हम लोग इस तरह से करेंगे। और हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, ये संकेंद्रीय वृत्त था, ये क्या था संकेंद्रीय वृत्त, यानी कि जो आपका इस वृत्त का जो भी केंद्र है, ये जो आपका वृत्त का समीकरण लिया है इसका केंद्र जो है कि आपका वही संकेंद्रीय वृत्त का मतलब ये हुआ कि दो आपके वृत्त एक ही, जिनका केंद्र क्या है एक ही है,
ठीक ना। तो दो वृत्त में से एक वृत्त का तो केंद्र दिया था, दूसरा वृत्त का जो एक समीकरण, एक वृत्त का समीकरण दिया था, दूसरे वृत्त का समीकरण आपको फाइंड करना था, ठीक ना, जो कि इस पॉइंट से आपका गुजर रहा था। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग कर चुके हैं। तो कभी भी इस तरह से दिया होना तो इस तरह से पहले निकालेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो इसका 13 नंबर का सवाल है ना, सेम इसी तरह से इसमें निकालना है, लेकिन इसमें दो आपका समीकरण दिया है, दो आपका समीकरण यानी कि वृत्त के दो समीकरण आपके दिए गए हैं। तो क्या करेंगे, पहले समीकरण से हम लोग पॉइंट निकालेंगे जो कि आपका परिधि वाला होगा, और दूसरे समीकरण से जो वो आपका बिंदु निकलेगा, केंद्र निकलेगा, वो आपका वृत्त वाला होगा। आज सेम यही कंडीशन हम लोग वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक ना। यानी कि जो आपका 13 नंबर का सवाल है सेम इसी तरह से करना है, लेकिन यहाँ पर बिंदु दे दिया था, अब इसमें दो समीकरण दिया है, तो एक समीकरण से बिंदु निकालेंगे तो वो आपका किसका हो जाएगा, आपका वृत्त की परिधि पर का हो जाएगा, यानी कि वृत्त पर का बिंदु हो जाएगा। और दूसरे समीकरण से यदि हम लोग केंद्र निकालते हैं तो वो आपका वृत्त का केंद्र वाला हो जाएगा। तो दो समीकरण दिया है, दोनों समीकरण से हम लोग पहले केंद्र निकाले, तो एक केंद्र परिधि का काम करेगा, एक केंद्र आपका किसका काम करेगा, वृत्त का काम करेगा, वृत्त के केंद्र का काम करेगा। तो सेम आपका यही सवाल इसी तरह से आपको करना भी है 13 नंबर को भी। तो फटाफट हम करके दिखा देते हैं, ज़्यादा टाइम भी उसमें नहीं लगेगा। देखिए प्रश्न नंबर 13, देखिए प्रश्न पढ़ लीजिए। कह रहे कि उस वृत्त का समीकरण तो आपको निकालना है जो इतने के केंद्र से होकर गुजरता है, यानी कि वृत्त का समीकरण आपको निकालना है जो एक वृत्त का समीकरण दिया है उसके केंद्र से वो वृत्त जो है कि आपका गुजर रहा है, ठीक है। एक और वृत्त दिया है जो कि आपका वृत्त का समीकरण दिया था वृत्त जो है इतने के 7 संकेंद्र है, एक और वृत्त है जो उसके केंद्र पर, यानी कि उसका भी केंद्र आपका वही है। तो दो चीज़ें इसमें आपको हमेशा दे रहा है, ठीक है। तो चलिए पहला समीकरण क्या दिया है, पहले समीकरण से हम लोग देख लेते हैं। पहला समीकरण दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y, इसके बाद है -7 बराबर क्या है 0। चलो व्यापक रूप से अब आप लोग जो है कि लिख लेना, व्यापक समीकरण से तुलना करने पे ये सब लिख लेना। मैं डायरेक्ट फटाक से कर दे रहा हूँ इसको। ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए इसमें तो मान क्या क्या दिया हुआ है, 2g बराबर क्या हो जाएगा 8, तो 2 चौके 8, 4 बने, यानी कि g बराबर क्या हो जाएगा 4। एक हो जाएगा 2f इक्वल टू क्या दिया है 10, तो 2 5 10, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ठीक ना। और c बराबर क्या हो जाएगा आपका -7, तो c को तो आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर केंद्र क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर केंद्र आपका मिल जाएगा, केंद्र इक्वल टू आपका मिल जाएगा -g का f होता है, और ये मान रखिए -g का मान क्या है 4, f का मान क्या है -5। और ये जो आपका पॉइंट निकला है ना, ये पॉइंट आपका जो है कि वृत्त के परिधि का है, वृत्त के परिधि का, यानी कि ये जो पॉइंट होगा वृत्त पर होगा। ये किस पर होगा, वृत्त पर, वृत्त पर। यानी कि वृत्त पर का मतलब क्या हुआ, जैसे ये सर्किल आपका बन गया ना, तो इसमें आपका ये केंद्र हो गया और ये आपका वृत्त का क्या हो गया P, मान लीजिए पॉइंट हो गया, जो कि -4 का मान कितना है 5। अब दूसरे समीकरण से वृत्त का केंद्र आपको निकाल लेना है, और वही तरीका से अप्लाई करना है जो 12 नंबर में हम लोग अप्लाई किए, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या था, देखिए दूसरा समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, इसके बाद है -8x, इसके बाद -12y -9 इक्वल टू 0। देखिए इसका गुणांक एक एक बनाना है, 2 से भाग दे देंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -6y, और ये हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 0, ठीक है। व्यापक रूप से तुलना कर दीजिए फटाक से, व्यापक रूप से जो है कि इसका तुलना कर दीजिए। व्यापक रूप वही x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा 2g इक्वल टू हो जाएगा -4, तो 2 चौके और 2 दूनी के 4, तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, ठीक है। यहाँ से आ जाइए 2f इक्वल टू हो जाएगा -6 हो जाएगा, 2 3 6, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, और c का मान क्या हो जाएगा, c बराबर है -9/2, जो कि इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आपका केंद्र क्या हो जाएगा,
ठीक है। केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र जो आपका होगा -g कामा -f जो होगा कितना आया है माइनस, g का मान है -2 तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +2 और f का मान है -3 तो माइनस में +3। ये आपका किसका होगा, वृत्त का केंद्र हो जाएगा। तो वृत्त का केंद्र आपका वो मान सकते हैं और ये पॉइंट निकला हुआ है 2 कामा कितना 3। देख रहे हैं ना किस तरह से आपका निकला हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका ये मान है अब इससे हम लोग निकालेंगे क्या, प्रश्न से आप ले सकते हैं त्रिज्या हम लोग निकालेंगे। तो वृत्त के केंद्र इतना और वृत्त और बिंदु जो है इतने के बीच की दूरी। तो यहाँ पर त्रिज्या बराबर क्या लिख सकते हैं, जो अभी हम लोग लिखे थे, त्रिज्या बराबर हो जाएगा वृत्त के केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या है 2 कामा 3 तथा बिंदु कौन है, एक वृत्त का परिधि का बिंदु -4 कामा 5 के बीच की दूरी। ठीक है, और दूरी यहाँ से फटाक से हम लोग निकालेंगे तो यह हो जाएगा, ये आपका x1 हो जाएगा y1 और ये x2 और क्या हो जाएगा y2। और टोटल आपका डिस्टेंस हम निकाल दिए हैं, यहाँ से हम आप निकाल कर रख लीजिएगा। टोटल मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ क्योंकि स्पेस ही कम है। टोटल आपका डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा 10। टोटल डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और 100 या इक्वल टू हो जाएगा क्या 10। यानी कि त्रिज्या ए का जो मान आ गया 10, ठीक ना, त्रिज्या ए का मान क्या आ गया 10। तो वृत्त का समीकरण, वृत्त का क्या समीकरण, चलिए अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण। केंद्र क्या है, देखिए केंद्र आपका ये है और वृत्त की परिधि पर केंद्र ये है, वृत्त पर आपका ये पॉइंट आपका ये है। जो दोनों से केंद्र निकला हुआ था, एक केंद्र आपका वृत्त की परिधि का काम करेगा, दूसरा केंद्र जो होगा वृत्त के पॉइंट पे काम करेगा, ठीक ना। तो वृत्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस एच। देखिए ये आपका h का काम करेगा, ये k का, और त्रिज्या तो आपको पता ही है कितनी आया है 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस y, इसके बाद प्लस -3 का स्क्वायर इजिकल टू त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूनी के 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 दूनी के 6y इजिकल टू 100। यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 माइनस 100 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y। अब 13 में से यहाँ पर जो है घटा देंगे कितना, 13 में से आपका ये घटेगा तो ये हो जाएगा -87 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर इतना देख लेते हैं मेरा आंसर आया है कि नहीं, माइनस आपका हो गया कितना 87। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से आपको जो है कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कर लेना था, जो कि आपका बहुत ही आसान था, ठीक ना। सेम वही चीज़ें आपकी चली थी जो कि प्रश्न नंबर 12 में हुआ था। यहाँ पर बस 2 समीकरण दिया है तो दोनों समीकरण से केंद्र निकाल लीजिए। तो एक पहले समीकरण का केंद्र जो है आपका वृत्त की परिधि पर काम करेगा, दूसरा जो समीकरण का केंद्र निकलेगा आपका वृत्त का केंद्र हो जाएगा। इसके बीच का डिस्टेंस दोनों का निकाल करके आसानी से वृत्त का समीकरण हम लोग निकाल लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। चलिए तो प्रश्न नंबर 14 की बात करें, वृत्त इतना तथा इतना संकेंद्री हो तो के का मान निकाले। देखिए 2 समीकरण यहाँ पर दिया है, करें दोनों जो समीकरण है वृत्त का उनका केंद्र समान है। संकेंद्री का मतलब क्या हुआ समान, तो करे के का मान निकालिए। तो संकेंद्री का मतलब यह हुआ कि जब भी किसी 2 वृत्त का केंद्र यदि समान होगा तो दोनों वृत्त के केंद्रों को जो है कि आपस में इक्वल लेना पड़ेगा। क्योंकि संकेंद्री का मतलब यह हुआ कि जितना संकेंद्री का मतलब यह हुआ कि जिसका पहले का केंद्र जितना होगा दूसरे का भी केंद्र उतना होगा, दोनों केंद्र आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। प्रश्न में संकेंद्री दिया है, भले ही आपका केंद्र निकालने के बाद यदि भले ही बराबर न हो उससे आपको लेना देना नहीं है। संकेंद्री प्रश्न में दिया है तो आपको दोनों को इक्वल लेना पड़ेगा, ठीक है, प्रश्न के अनुसार हम लोग करना है। तो चलिए प्रश्न पहला क्या दिया है देखते हैं। इसमें दिया है समीकरण की x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए पहले मैं समीकरण लिख लेता हूँ आसान से, ठीक है। इसका समीकरण लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसका बाद है -3x प्लस के y माइनस 5 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। अब एक और समीकरण दिया हुआ है तो दूसरा समीकरण भी मैं लिख लेता हूँ एक ही बार। और दूसरा समीकरण दिया यहाँ पर लिख लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस
4y² माइनस 12x माइनस y और माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 नहीं, अभी तो इसको डिवाइड करना है, समीकरण 2 अभी मानेंगे नहीं, डिवाइड करना है। चलिए पहले ऊपर वाले से शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, व्यापक समीकरण x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करिए। यहाँ पर 2g इक्वल टू आपका मिल रहा है -3, तो g इक्वल टू हो जाएगा -3 बाई क्या हो जाएगा 2। दूसरी चीज़ 2f इक्वल टू है k, तो यहाँ से f इक्वल टू क्या हो जाएगा k/2। यहाँ पर ये आपका आ गया। एक ही बार c का भी तुलना कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर c की कोई ज़रूरत है नहीं, तो c को भी मैं तुलना करके लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे, दूसरे समीकरण में आएंगे, तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको 4 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि x² y² का गुणांक एक एक बनाना है। तो x² प्लस y² माइनस ये हो जाएगा 4 3 12 3x और माइनस 1 बटा में हो जाएगा 4y और माइनस 9 बटा में 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड। फिर व्यापक समीकरण हम लोग लगाएंगे x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ से 2g इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा -3, तो g इक्वल टू हो जाएगा -3/2। दूसरी चीज़ 2f इक्वल टू हो जाएगा -1 बटा में 4, तो f इक्वल टू हो जाएगा -1/8 यहाँ पर, और c इक्वल टू हो जाएगा -9 बटा में क्या हो जाएगा 4। इतना चीज़ समझ में आया कि नहीं? देखिए g निकल गया, f निकल गया और यहाँ पर c। यहाँ से बात करें हम लोग केंद्र की, तो केंद्र क्या मिल जाएगा इसका केंद्र क्या मिल जाएगा? केंद्र हम लोग का हो जाएगा, केंद्र बराबर होता है -g, -f। तो -g का मान क्या है -3 बटा में 2, यानी कि ये प्लस हो जाएगा 3 बटा में क्या 2। f का मान माइनस है, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा k बटा में 2। दूसरा केंद्र इसका देखें, तो इसके लिए जो केंद्र है -g, -f इक्वल टू -g का मान बताइए 3 बटा में 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सही नहीं लिखे हैं क्या? हाँ चलिए सही है। तो ये हो जाएगा +3 बटा में क्या हो जाएगा 2, इसका है -1 बटा में 8, यानी कि ये हो जाएगा +1 बटा में 8। अब ये कह रहा है कि चूंकि यह जो है संकेंद्री है, क्या है संकेंद्री है, यहां पर लिखेंगे कि चूंकि वृत्त संकेंद्रीय हैं, संकेंद्रीय हैं, चूंकि वृत्त संकेंद्रीय है, या ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि वृत्त संकेंद्रीय होने पर इनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, इनकी त्रिज्याएं समान होती हैं। चूंकि वृत्त संकेंद्रीय है, इसलिए पहले वृत्त का केंद्र यही इक्वल टू दूसरे वृत्त का केंद्र, तो चलिए पहले वृत्त का केंद्र देखते हैं। पहले वृत्त का केंद्र क्या है 3 बटा में 2, -k बटा में क्या है 2 इक्वल टू दूसरे वृत्त का केंद्र क्या है 3 बटा में 2, 1 बटा में क्या है 8। अब दोनों जब इक्वल हैं, तो यहाँ पर दोनों जो है कि अब केंद्रों को तुलना करेंगे, यानी कि दोनों पक्षों की तुलना करने पर यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का तुलना करने पर, क्योंकि के का हम लोग को मान निकालना है, तुलना करेंगे तो भी तो निकलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -k/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/8। तो यहाँ पर देखिए, तो -k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 4, तो यहाँ से k इक्वल टू हो जाएगा -1/4, ठीक है, यानी कि 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो यहाँ पर हो गया इतना। ये जो है आपका फाइनल आंसर
निकल कर आ चुका है। यानी के का मान पूछ रहा था तो के का मान आ गया -1 बटा में आपका 4। यहाँ पर जो है फाइनल आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 15 की तरफ, और ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, बस जल्दी ही इसका समाप्त हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 14 रहा, प्रश्न नंबर 15 के साथ हम लोग चलते हैं। और इसका 15 में 2 सवाल हैं, तो दोनों को यानी कि पहले को दूसरे को दोनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे आपको लेकर चलते हैं। देखिए 15 नंबर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त इतना इतना तथा इतना जो है त्रिज्या गुणोत्तर श्रेणी में है। देखिए गुणोत्तर श्रेणी की बात यदि आती है ना, तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए क्या होता है कंडीशन कि देखिए कि यदि कोई श्रेणी है तो श्रेणी जो है ए बी सी यदि गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है, तो जब ये गुणोत्तर श्रेणी में होती है तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रतिबंध यह होता है कि बी स्क्वायर इजकल टू होता है क्या AC, यानी कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है AC। तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए ये प्रतिबंध आपका होता है। यानी कोई भी श्रेणी जो है श्रेणी ABC गुणोत्तर श्रेणी में यदि होती है तो उस कंडीशन में बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा A और C, यानी कि बी स्क्वायर वाला जो मान है यानी बी मध्य वाले का स्क्वायर यदि करते हैं तो A और C के गुणनफल के बराबर वो आता है। तो ये आपका गुणोत्तर श्रेणी के लिए प्रतिबंध आपका होता है। समांतर श्रेणी में आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा, समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। देखिए श्रेणी क्या क्या दी गई है, आपके कई समीकरण यहाँ पर दिया गया है। देखिए वृत्त का समीकरण क्या क्या है, वृत्त का समीकरण, ठीक है, वृत्त का जो समीकरण है पहला समीकरण क्या दिया गया है, देखिए दिया है कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 1, और ये जो है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 1 को लिख सकते हैं 1 का क्या स्क्वायर। व्यापक रूप क्या होता है, देखिए व्यापक रूप जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है ए का स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं व्यापक रूप यहाँ पर खुद यहाँ पर दे रखा है, तो हम लोग व्यापक रूप में बदल लिए हैं। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या A1 इजकल टू हो जाएगी कितना 1। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहला समीकरण से पहले वृत्त के समीकरण से पहली त्रिज्या आपकी फाइंड यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ पर दूसरे वृत्त का समीकरण क्या दिया है, उससे भी आपको त्रिज्या निकालना है। चलिए त्रिज्या हम लोग निकाल लेते हैं दूसरे वृत्त के समीकरण से भी। देखिए दूसरा वृत्त क्या दिया है, एक्स का स्क्वायर, देखिए इसमें प्लस -2x दिया है, वाई का नहीं दिया है, तो वाई वाला मैं लिख देता हूँ 0y स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप -2x - 4y - 11 इजकल टू क्या 0। अब इससे बनेगा समीकरण नंबर आपका क्या बनेगा सेकेंड, वृत्त का समीकरण त्रिज्या सेकेंड बनेगी। तो ये हो जाएगा व्यापक रूप लगाएंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजकल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से 2g इजकल टू क्या हो जाएगा -2, तो g इजकल टू हो जाएगा -1। दूसरा चीज़ 2f इजकल टू हो जाएगा -4, तो f इजकल टू हो जाएगा -2, c इजकल टू हो जाएगा -11। त्रिज्या क्या हो जाएगी, हमको त्रिज्या की जरूरत है ना कि केंद्र की। यदि केंद्र का आता तो केंद्र यहाँ से हम लोग -g -f से केंद्र निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर केंद्र की बात नहीं हो रही, केवल त्रिज्या की बात हो रही है। त्रिज्या को जांच करना है तो यहाँ पर A2 त्रिज्या आपकी निकलेगी। तो अंडर में g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, तो 1 एकम 1 प्लस 2 दूनी के 4 माइनस c होता है, c का मान है -11, तो ये हो जाएगा +11। तो 11 4 15 15 1 हो जाएगा, अंडर में क्या हो जाएगा 16 इजकल टू यह हो जाएगा 4। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। A2 का मान निकल चुका है। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरा समीकरण क्या है, तीसरा समीकरण ये है कि x का स्क्वायर प्लस, देखिए तीसरा समीकरण x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -4x - 6y -243 इजकल टू क्या है 0। अब यहाँ से व्यापक रूप से तुलना कर देंगे तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजकल टू 0। तो यहाँ से 2g इजकल टू हो जाएगा -4, तो g इजकल टू हो जाएगा -2। दूसरी चीज़ 2f इजकल टू तुलना करेंगे तो -6, तो f इजकल टू हो जाएगा -3, c इजकल टू हो जाएगा माइनस जो है कि 243। अब यहाँ से त्रिज्या हम लोग निकालेंगे। त्रिज्या आपकी निकलेगी तीसरे बीच से तीसरी त्रिज्या, त्रिज्या A3 जो है कि निकलेगा अंडर में g का स्क्वायर 2 दूनी के 4 3 तिली के हो जाएगा 9 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 243 इजकल टू हो जाएगा टोटल कितना हो रहा था, टोटल हम लोग का आ जाएगा 256।
200 कितना हो जाएगा 56 और 256 का वर्गमूल 16। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 3rd। अब यहाँ पर हो जाएगा जो है कि कह रहा है कि त्रिज्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है। देखिए त्रिज्याएं क्रमशः क्या क्या हो जाएगा, त्रिज्याएं क्रमशः कितना कितना है 1, 4, 16 है। अब इसको जांच करना है, त्रिज्याएं इतना इतना है, अब इसको जांच करना है कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं है। चूंकि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में यदि होती है तो उस कंडीशन में आपका होता है कि बी का स्क्वायर इजकल टू होता है क्या ए सी। तो इसी से बस तुलना कर देंगे। ए का मान क्या है, बी का मान क्या है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर इजकल टू ए का मान है आपका 1 गुणे सी का मान क्या है 16, तो 4 चौके 16 इजकल टू आपका हो जाएगा 16। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है राइट हैंड साइड। अतः दी गई त्रिज्याएं या अतः कह सकते हैं कि प्राप्त त्रिज्याएं, अतः प्राप्त त्रिज्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड, अतः प्राप्त त्रिज्याएं किस में है गुणोत्तर श्रेणी में है। इति सिद्धम यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। तो ये जो है कि हम लोग का फाइनल आंसर यहाँ पे मौजूद हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना था। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसका दूसरा जो है आपको निकालना है। देखिए दूसरा मैं आपके लिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है। दूसरा में भी इसी तरह से निकालना है और आपको बताना है त्रिज्याएं समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी कंडीशन ये होती है कि उनके बीच का सारों अंतर क्या होना चाहिए बराबर। तो अब क्या करेंगे त्रिज्याएं यहाँ से इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे और इनके देखेंगे बीच का अंतर यदि समान है तो वो जो है कि आपकी किस में होगी समांतर श्रेणी में आपकी हो जाएगी। तो उस सवाल को आप लोग खुद सलूशन कर सकते हो। ठीक है, या यदि आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है तो मैं उसको भी आई सलूशन करा देता हूँ, ठीक ना, ताकि आपको समझ में आ जाए वो भी। चलिए तो फटाक से हम लोग भी निकाल लेते हैं, या मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लेना, आप लोग ही सॉल्व कर लेना, करना कुछ नहीं है। इसी तरह से सेम वो चीज़ें आपको निकालनी है। चलो भाई, नहीं तो कहोगे कि सर वो बताए नहीं। चलिए दूसरा चीज़ है वृत्त का समीकरण जो है कि आपका वही है, तो त्रिज्या m1 वही हो जाएगी। दूसरे में x स्क्वायर माइनस जो है आपका यहाँ पे 6 है और ये आपका जो है कि यहाँ पर x स्क्वायर दे रखा है, ये इसका दूसरा निकल रहा है। ठीक है, दूसरे पे -6 और -6 यहाँ पर भी है, इजकल टू क्या है 0। तो तुलना करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का क्या क्या निकलेगा 2g बराबर हो जाएगा -2, तो यहाँ से g बराबर हो जाएगा -1, फिर यहाँ पर हो जाएगा -6 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3 और c का मान क्या हो जाएगा -6। तो त्रिज्याएं हम लोग आसानी से यहाँ पे निकाल लेंगे। 1 + 3 × 9 + 6, 9 1 10 6 16 इजकल टू क्या हो जाएगा 4। वही आया इसका भी। दूसरा चीज़ क्या है x स्क्वायर -4x और यहाँ पर है -12। ठीक है, और ये आपका केवल बदला हुआ है -9। तो इससे हम लोग निकालेंगे तो यह 2g का मान इतना ही रह जाएगा, 12 का मान ये टोटल आपका ये यहाँ से -12 हो जाएगा, 2 6 के 12 तो ये हो जाएगा -6। c का मान क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 9, तो यहाँ पर निकाल देंगे 2 दूनी के 4 और ये हो जाएगा 6 6 के 36 अब हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा 9, जोड़ देंगे तो 36 और 40 49, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा 49 आपका हो जाएगा। 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग देखेंगे त्रिज्याएं क्रमशः कौन कौन सी है। त्रिज्याएं क्रमशः कौन कौन सी है, त्रिज्याएं क्रमशः 1 4 और 7 है। त्रिज्याएं इतनी हैं। अब इसका सार्व अंतर देखते हैं भाई, सार्व अंतर देखते हैं। ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड और ये क्या हो जाएगा थर्ड। सार्व अंतर यह हो जाएगा सेकेंड माइनस फर्स्ट इजकल टू, यानी कि 4 - 1 इजकल टू 3। यहाँ पर थर्ड माइनस सेकेंड इजकल टू, यानी कि 7 - 4 इजकल टू क्या हो जाएगा 3।
यानी कि लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है, चूंकि इनका सार्वंतर क्या है, समान है, अतः दी गई त्रिज्याएं किसमें है, समांतर श्रेणी में। यदि अतः प्राप्त त्रिज्याएं लिख सकते हैं, चूंकि सार्वंतर समान है, इसलिए प्राप्त त्रिज्याएं समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर। देख लो भाई, सही से मैं नहीं लिखा हूँ, सही से आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको करना था, जो कि दोनों चीज़ हम आपको बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया गया होगा कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है, सब कुछ हम वहाँ पे आपको पढ़ाए थे। तो वहाँ पे आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा त्रिज्याएं कब समांतर श्रेणी में हो रही है, त्रिज्याएं कब गुणोत्तर श्रेणी में आपकी होगी। बस उसका डिफिनेशन ये पता हो ना, यानी कि उनका गुण पता हो कि यानी कि उसका सार्वंतर यदि बराबर आता है तो आपकी समांतर श्रेणी में होती है, और बी स्क्वायर इजिकल टू AC को यदि फॉलो करता है वो तो आपकी गुणोत्तर श्रेणी में हो जाती है। तो यहाँ तक का जो है कि प्रश्न नंबर 15 तक के प्रश्नों का हम सोल्यूशन करा दिए हैं। कहाँ से लिया गया, प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 15 की तरफ। और यहाँ से अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 16 से जो है कि 20 तक के प्रश्नों का सलूशन अगले वीडियो में कराया जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।